हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आपके हालचाल बहुत 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 अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है मयंक अग्रवाल और मैं आपको पढ़ाने आया हूं मैथमेटिक्स ऑफ एकेडमिक लेवल। स्टार्टिंग करते हैं आज 11th क्लास की मैथ्स से। तो दोस्तों 11th क्लास की मैथ्स के बारे में आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से ही कि बेटा जी 10th के बाद लेवल हाई हो गया है, ये बेस है, और 11th के बाद आपका आएगा 12th विच इज बोर्ड। तो दोस्तों अगर आपको बोर्ड की तैयारी करनी है, ठीक है ना, तो 11th क्लास के बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और वो कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, हम लोग अपनी क्लासेस के अंदर मोस्ट 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 एक इफिशिएंट मैनर में, एक इफेक्टिव मैनर के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों यकीन मानिए इन लेक्चर्स को देखने के बाद आपके दिमाग में जो डर है ना, फोबिया है ना, वो खत्म होने वाला है मैथ्स को लेकर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपने 11th का पहला टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों सेट्स। अब सर अगर मैं आपसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करूं तो सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है ना, सेट्स का यूज क्या है मैथमेटिक्स में, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं आपसे मैथमेटिक लैंग्वेज में बात ही नहीं करूंगा, मैं आपसे एक जनरल सी बात करूंगा। मुझे ये बताइए, अगर आपको दवाई खरीदनी है, आपकी भाई कभी तबीयत खराब हो गई, तो अगर आपको दवाई खरीदनी तो आप कहां जाएंगे? एक प्रोविजनल स्टोर पे जाके कहेंगे भैया मुझे बुखार हो रहा है, मेरे को दवाई दे दीजिए? नहीं, आप कहां जाएंगे? मेडिकल शॉप पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है दवाई से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं उन सबको कलेक्ट करके अगर एक शॉप खोली गई है तो उसे नाम दिया गया मेडिकल शॉप। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करता हूं डिनर सेट के बारे में, तो डिनर सेट का मतलब क्या हो गया भाई? सेट का मतलब क्या है? बेसिकली सेट का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विच हैव सम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। बहुत सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जिसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक हो। जैसे मैंने आपको बताया मेडिकल शॉप के बारे में, मेडिकल शॉप इज ऑल्सो अ सेट। डिनर सेट भाई वो आइटम्स जो कि टू सर्व अ डिनर, किसी पर्सन को डिनर सर्व करने के रिलेशन में जो यूज किए जाते हैं आइटम्स, उनको अगर कलेक्ट करके एक बॉक्स में बंद कर दिया जाए तो दोस्तों क्या कहलाएगा? डिनर सेट कहलाएगा। तो अगर हम सेट की बात करें तो सेट का जनरल मीनिंग यही होता है कि बहुत सारे आइटम्स, एक हो या एक से ज्यादा हो, कोई भी नहीं हो तब भी सेट कहलाएगा। अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। तो बहुत सारे आइटम्स का कलेक्शन जिसमें एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक होगी, माने उन सब में एक कॉमन करेक्टरिस्टिक होगी, उनको कलेक्ट करके अगर एक पर्टिकुलर सेट माने एक ग्रुप में रख दिया जाए तो उसे बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं? सेट। तो अगर मैं सेट की डेफिनेशन की बात करूं दोस्तों, तो सेट का मतलब क्या हुआ? सेट्स डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन बनेगी द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विच हैव some particular characteristic, which have some particular characteristic is known as a set। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? सेट कहेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? अच्छा अच्छा, जैसे मैं कहूं डिनर सेट की बात करता हूं आपसे, डिनर सेट। आप मुझे यह बताइए कि कौन कौन से एलिमेंट्स रखे जाते हैं टू सर्विंग अ डिनर। भाई डिनर को सर्व करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है? एक स्पून, सर्विस स्पून, बाउल्स, प्लेट्स, ग्लास, एक्सेट्रा। ठीक है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। बात समझ में आ गई? कैस्ट्रॉल, ठीक है ना, जिसमें रोटी वगैरह और आपके डिशेस सर्व करने के लिए जो बाउल्स होते हैं, बड़े बड़े बाउल्स होते हैं, उनको भी रखा जाता है। तो बेसिकली वो आइटम्स जो कि टू सर्व अ डिनर यूज किए जाते हैं, उन आइटम्स को अगर एक बॉक्स में बंद कर दिया जाए दोस्तों, तो क्या बनेगा? एक डिनर सेट। मतलब अगर मैं डिनर सेट में एलिमेंट्स की बात करूं तो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? बाउल्स,
प्लेट्स। अब देखिए इसके अंदर मैं क्रॉसिंग नहीं लिख सकता क्योंकि क्रॉसिंग टू सर्विंग अ डिनर इज नॉट रिलेटेड, ठीक है ना। स्पून्स, सर्विस स्पून्स, एक्सेट्रा। अभी मैंने एक्सेट्रा लिख के छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये जो कलेक्शन बना दैट इज नोन टू बी द सेट। ये क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। अच्छा, इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स है, बाउल्स, प्लेट्स, स्पून्स, सर्विस स्पून, आप जरा देखिए ये चारों के चारों आइटम्स क्या कहलाएंगे? दीज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स ऑफ डिनर सेट, एलिमेंट ऑफ डिनर सेट, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अच्छा, जरा ये देखिए यहां जितने भी एलिमेंट्स हैं दोस्तों, जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं। अगर बाउल 6 है तो यहां पे बाउल 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 ऐसे नहीं लिखा जाएगा, गलत है। सेट्स के अंदर कभी भी एलिमेंट्स की रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। सेट्स के अंदर कभी भी एलिमेंट्स की रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, तो तभी मैंने यहां पे अंडरलाइन किया क्या है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, जिन सब के अंदर एक पर्टिकुलर क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक होगी। क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। बात समझ में आ गई? बाउल्स, प्लेट्स, स्पून, सर्विस स्पून, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन डिनर सेट, अगर इसी की बात करूं, अगर डिनर सेट में कहूं कितने एलिमेंट्स है, यहां पे कितने एलिमेंट्स है? 4, माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिनर सेट कितना हो गया? यहां पे 4। कितने हो गए? 4। जैसे पेंसिल बॉक्स, इट इज ऑल्सो अ सेट, ठीक है ना। पेंसिल बॉक्स में कौन कौन से आइटम्स आते हैं? वो आइटम जो कि क्या करते हैं? स्टडी के काम में आते हैं, किसी चीज को सीखने के काम में, हमें लिखने के यूज में या डायग्राम बनाने के यूज में किए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अगर एक ग्रुप में बंद कर दिया जाए तो क्या बनेगा? एक पेंसिल बॉक्स बनेगा। बात समझ में आ गई? पेंसिल आएगी, रबड़ आएगी, कटर आएगा, स्केल आएगा, कंपास आएगा, प्रोटेक्टर आएगा। तो इन सभी आइटम्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा? पेंसिल बॉक्स कहलाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर हम बात करें तो सेट को हमेशा ये जो कर्ली ब्रैकेट आप देख रहे हैं ना, ये इस कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को हमेशा एक कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और दोस्तों इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? इस फॉर्म को हम बोलते हैं दोस्तों रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब बेसिकली यहां सॉल्यूशन सेट से होता है कि माने कौन कौन से आइटम्स हैं, ये आपको पता लग जाएगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? तो सेट्स की अगर डेफिनेशन दे तो सेट्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विच हैव सम पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज अ सेट। बात क्लियर हो गई? सेट्स के अंदर कभी भी याद रखिएगा एलिमेंट्स की रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। और सेट्स के अंदर, किसी भी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक रखते होंगे, उनके अंदर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जरूर होनी चाहिए। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मान लेते हैं अगर मैं सेट्स की डेफिनेशन को प्रॉपर वे में लिखूं तो डेफिनेशन इसी तरीके से जो लिखी हुई थी वही रहेगी। डेफिनेशन क्या रहेगी? द कलेक्शन ऑफ, सेम वे में, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड distinct object is which have some particular characteristic is known as a set। ठीक है ना? बात समझ में आ गई दोस्तों? अच्छा, सेट लेट कर लिया हमने एक सेट को ए, और सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने एलिमेंट्स लिखे ए, बी, सी, 1 2 3 4। अब मैंने ये एक सेट बना दिया दोस्तों। अब आप कहेंगे सर इसमें तो अल्फाबेट्स भी है, नंबर्स भी है, क्या ऐसा सेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, हो सकता हो ये किसी चीज का कोड हो।
हमें क्या पता, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि ए बी सी 1 2 3 4 इन सब के अंदर एक ना एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जरूर होगी। 100% कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जरूर पाई जाएगी। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं पूछूं यहां पे सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7, माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 7 हो गए। तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए रिप्रेजेंट करना हो तो लिखते हैं बेटा जी कुछ इस तरीके से। इसको हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे इसे हम, इसे पढ़ेंगे बेटा जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसे क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। यहां कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है दोस्तों, जरा गिन के बताइए, 7, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना हो गया, 7। और किसी चीज का, किसी सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है ना दोस्तों, उसे हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। ये इसकी लैंग्वेज है। कार्डिनल नंबर का मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, उस सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, तो आप बोलेंगे 7। और कोई पूछे व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तब भी आप बोलेंगे 7। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से, तसल्ली से, आराम आराम से समझिएगा। अब अगर मैं बात करूं तो यहां ए क्या हुआ, एक एलिमेंट हुआ, किसका, सेट ए का। तो अगर इसे आप बाय लैंग्वेज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में is the element of set A, यही तो लिखेंगे आप, A is the element of set A, या A is the element which belongs to set A, A is the element which belongs to set A, यही तो बोलेंगे आप। तो यहां लिखेंगे हम, या फिर A is the element which belongs to सेट ए, जो कि किसको बिलोंग करता है, सेट ए को। अब इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज तो मैथ्स में नहीं लिखी जाती। तो दोस्तों इस चीज को लिखने के लिए, इस चीज को लिखने के लिए हम एक नोटेशन का यूज करते हैं। क्या लिखते हैं, नोटेशन। नोटेशन माने लिखने का तरीका, सिंबल, ठीक है ना। तो यहां लिख देते हैं ए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ए ये जो सिंबल है, ये सिंबल है बेटा बिलोंग्स टू का। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब ए जो है वो एलिमेंट है। हमेशा याद रखिएगा, एलिमेंट के लिए आप बिलोंग्स टू लिखेंगे, एलिमेंट के लिए आप क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू का सिंबल लिखेंगे। तो ए बिलोंग्स टू सेट ए। ऐसे ही हम लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं सी बिलोंग्स टू सेट ए, हम लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू सेट ए, हम लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू सेट ए, हम लिख सकते हैं 3 बिलोंग्स टू सेट ए, हम लिख सकते हैं 4 बिलोंग्स टू सेट ए। अच्छा, क्या 5 इस सेट, 5 जो है क्या इसका एलिमेंट है, क्या इसके अंदर आपको 5 दिख रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 5 इस सेट ए को बिलोंग नहीं करता है। बात समझ में आ गई। सेट्स को लिखा कैसे जाता है, सेट्स में क्या क्या होता है, ये समझ में आ गई। अच्छा, ये जो कर्ली ब्रैकेट बना हुआ है दोस्तों, मैंने फिर बताया, सेट को हमेशा एक रोस्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसकी सॉल्यूशन फॉर्म है, ये इसकी क्या है, सॉल्यूशन फॉर्म है। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। तो सेट्स के बारे में अभी तक हमें क्या क्या पता लगा। सेट्स का मतलब द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट व्हिच हैव सम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज अ सेट। सेट को हमेशा एक कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। माने सेट को अगर आप सॉल्यूशंस फॉर्म की बात करेंगे तो सेट को हमेशा एक रोस्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस रोस्टर फॉर्म के अंदर जो भी नंबर या अल्फाबेट लिखे हुए हैं, these are known as the elements of the set। ये क्या कहलाएंगे, सेट के एलिमेंट कहलाएंगे। और हमेशा याद रखिएगा, कोई एलिमेंट किसी पर्टिकुलर सेट को बिलोंग करता है, माने ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट ए, सी बिलोंग्स टू सेट ए, 1 बिलोंग्स टू सेट ए,
2 belongs to set A, 3 belongs to set A and 4 also belong to set A। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप कहेंगे सर यहां पे 7 एलिमेंट्स हैं, माने द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू 7, या मैं कहूं द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। चलिए, अच्छा ये याद रखिएगा, सेट्स के अंदर कभी भी एलिमेंट्स की रिपीटेशन अलाउड बिल्कुल नहीं होती। आइए दोस्तों, अब लिखने का एक तरीका और भी है सेट्स को। तो सेट्स को बेसिकली हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों। पहला तो हमने पढ़ी रोस्टर फॉर्म, और दूसरा जिसे हम बोलते हैं दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म। अब इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म, एक तो हो गई रोस्टर फॉर्म, एक हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, माने सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म। सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म माने यहां पे जो सेट होगा वो एक लैंग्वेज प्रॉब्लम के फॉर्म में दे रखा होगा, उससे आप क्या बनाएंगे रोस्टर फॉर्म। तो हमेशा याद रखिएगा, आप चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बना सकते हैं और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म भी बना सकते हैं, माने ये दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। अगर आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है तो आप रोस्टर फॉर्म बना सकते हैं, और रोस्टर फॉर्म है तो चाहें तो आप उसकी सेट बिल्डर फॉर्म भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनती है सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूं आपसे, लेट कर लिया, लेट अस सेट ए सच दैट, ठीक है ना, ए इज अ सेट, सेट है तो आपको कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और हमने यहां लिखा एक्स स्क्वायर और यहां लगा दिए 2 डॉट। पहले पढ़ने का तरीका समझिएगा फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर और यहां लगा दिए 2 डॉट, और यहां लिखा एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 3 और कर दिया क्लोज, और यहां पे कॉमा में लिखा एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है ना, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये तो आपको पता है। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म को बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए ना, आपको यहां पे इसके एलिमेंट्स पता ही नहीं क्या क्या है, ये एग्जैक्टली अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं है, ये एक कोडिंग की लैंग्वेज में है। तो पहले इसे पढ़ते कैसे हैं इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसकी रोस्टर फॉर्म भी निकालेंगे। तो दोस्तों समझिएगा, अगर हम बात करें तो उसे पढ़ने का तरीका कि ए इज अ सेट, मैं लिख दे रहा हूं, ए इज अ सेट विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ए इज अ सेट विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। अब आपके दिमाग में सबसे पहले बात आएगी, सर ये एक्स क्या है, व्हाट इज एक्स। तो यहां जो 2 डॉट लगे हुए हैं इसका मतलब है सच दैट, इसका मतलब क्या है सच दैट। ये जो 2 डॉट लगे हुए हैं ब्रैकेट में, इनका मतलब है बेटा सच दैट, इस तरीके से है। अब आप जरा आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3 होनी चाहिए, सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3, ठीक है ना। x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 3 से छोटी होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में एक बात और आएगी, 0 से बड़ी वैल्यू सर 0.1 हो सकती है क्या, हो सकती है। सर 0.11 हो सकती है क्या, हो सकती है। अच्छा सर 1.2 हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन इसने कुछ और भी कहा, इसने क्या कहा, x बिलोंग्स टू n। यहां पे n का मतलब दोस्तों नेचुरल नंबर से है। अभी हम डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, सब डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से है। तो यहां x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। व्हाट इज द नेचुरल नंबर, द नंबर्स विच आर गिवन बाय द नेचर इटसेल्फ। वो नंबर्स जो मां प्रकृति ने हमें दिए हैं उन्हें बोलते हैं दोस्तों नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, किससे, 1 से। 1 किसने बनाया, किसी को नहीं पता। 0 इज अ मैन मेड नंबर बट 1 इज इन्वेंटेड बाय नेचर इटसेल्फ,
ठीक है ना। वन किसने बनाया, किसी को नहीं पता, ये प्रकृति, मां प्रकृति ने खुद दिया है हमें। जीरो इज अ मैन मेड नंबर विच इज इन्वेंटेड बाय आर्यभट्ट। बात समझ में आ गई। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन टू इंफिनिटी। माने आपको x की वैल्यू, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3, और उसके बाद लास्ट में लैंग्वेज आएगी ये वाली, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। अब जरा देखिए, अगर आप इस सेंटेंस को वैसे लिखेंगे तो कोई आपको कहेगा भाई इतनी कहानी लिख दी, इससे बढ़िया एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है, ठीक है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है, माने इससे आप एक सेट बना सकते हो। पढ़ने का तरीका, ए इज अ सेट विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट x is greater than 0, less than 3 and x belongs to natural number। पढ़ने का तरीका समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है ना। अब हमें x की कौन कौन सी वैल्यू लगानी चाहिए भाई, x की वैल्यू 0 से बड़ी और 3 से छोटी। नेचुरल नंबर में 0 से बड़ी और 3 से छोटी, तो सर एक तो 1 हो गया और एक 2 हो गया। मतलब अगर मैं बात करूं इसके सॉल्यूशन सेट की, तो मैं पहले क्या लगाऊंगा, x की जगह 1 लगाऊंगा, फिर x की जगह 2 लगाऊंगा, ये दो वैल्यू लगाऊंगा। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये क्लोज कर दिया। तो ये इसकी क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई। ये इसकी क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई। और ऊपर जो दे रखी थी वो क्या थी इसकी, वो सेट बिल्डर फॉर्म थी। ऊपर जो दे रखी थी वो क्या थी इसकी, सेट बिल्डर फॉर्म थी। बात समझ में आ गई। माने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाई जा सकती है। ऐसे ही मैं चाहूं तो रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म भी बना सकता हूं। भाई अभी आपने कोड लैंग्वेज में दिया तो मैंने उसका रोस्टर फॉर्म बता दी, अब आप मुझे रोस्टर फॉर्म दोगे तो मैं उसे कोड में भी चेंज कर लूंगा, बहुत बड़ी बात थोड़ी ना मेरे लिए। बात समझ में आ रही है। तो सेट को बेसिकली दो ही तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इन फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म या फिर इन फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो आइए, अभी हमने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाई है। हम इसके लिए, इसको पढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा होल नंबर की, नेचुरल नंबर्स की, रियल नंबर्स की, रेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर्स की, ठीक है ना। इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। system of numbers in respect of sets। माने नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, सेट्स के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स, अब सर नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों n से। किससे, n से। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर का सेट क्या बनेगा भाई, सेट्स। अगर हमें नेचुरल नंबर का बनाना है तो क्या बनेगा, द नंबर्स विच आर गिवन बाय द नेचर इटसेल्फ। वो नंबर्स जो मां प्रकृति ने हमें दिए हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो यहां लिखूंगा n इक्वल्स टू x such that x is a number which is given by nature itself, which is given by nature itself। क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, नेचुरल नंबर कहलाएगा। ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोस्तों इसकी क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म पूछूं आपसे तो क्या होगी भाई, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये इसकी क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई। बात समझ में आ गई दोस्तों। ये हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। ये हो गई नेचुरल नंबर के रेस्पेक्ट में। अब हम दूसरे की बात करते हैं, सेकंड।
which is whole number, which is whole number. होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा W से. किससे? W से. अब होल नंबर का मतलब क्या होता है? द नंबर विच आर होल इन इटसेल्फ. वो नंबर्स जो अपने आप में पूरे हो बेटा, अधूरे ना हो. द नंबर विच आर होल इन इटसेल्फ, अधूरे नंबर ना हो. सर अधूरे का सेंस किससे है? जैसे मैं बोलूं 1.5 माने 1.5. 1.5 क्या है? एक अधूरा नंबर है. मैं कहूं 2.34, सर ये एक अधूरा नंबर है. मैं कहूं 1.675, सर ये भी एक अधूरा नंबर है. मैं कहूं 3, यस सर ये एक पूरा नंबर है. 3 है ना, पूरा है, अधूरा नहीं है. बात समझ में आ गई? अच्छा अगर मैं कहूं 0, यस सर ये भी एक पूरा नंबर है. भाई 0 का मतलब क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग. 0 का मतलब अधूरी बात तो नहीं कर रहा ना, पूरी बात कर रहा, मेरे पास कुछ नहीं है, पार्शियली भी कुछ नहीं है. बात समझ में आ गई? तो द नंबर विच आर होल इन इटसेल्फ आर नोन एज होल नंबर. होल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? भाई 0 से स्टार्ट होंगे. 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन टू इनफाइनाइट. तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या हुआ सर? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन टू इनफाइनाइट. होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन टू इनफाइनाइट. बात समझ में आ गई या नहीं? दोनों में डिफरेंस हो गया. नेचुरल नंबर का मतलब हुआ द नंबर्स विच आर गिवन बाय द नेचर इटसेल्फ, और होल नंबर का मतलब हुआ द नंबर्स विच आर होल इन इटसेल्फ आर नोन एज होल नंबर. अब इसकी भी दो फॉर्म होगी सर. कौन कौन सी? एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक इसकी रोस्टर फॉर्म. तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों. W इक्वल्स टू क्या होगा? X, such that X is a number which is whole in itself, which is whole in itself is known as whole number. ये तो हो गई इसकी क्या? रोस्टर फॉर्म. ये इसके हो गए दोस्तों रोस्टर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म कह रहे हो, सेट बिल्डर फॉर्म. गलती हो गई सर, सेट बिल्डर फॉर्म. अब अगर इससे मैं चाहूं तो रोस्टर फॉर्म भी बना सकता हूं, इससे मैं चाहूं तो रोस्टर फॉर्म भी बना सकता हूं. तो W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? हाँ जी, कहां से स्टार्ट होगा? 0 से. 0 1 2 3 अप टू सो ऑन टू क्या होगा? इनफाइनाइट. ये क्या हो गया? होल नंबर की फॉर्म हो गई. इस फॉर्म को क्या कहेंगे दोस्तों? इस फॉर्म को कहेंगे रोस्टर फॉर्म. इस फॉर्म को क्या कहेंगे दोस्तों? रोस्टर फॉर्म. तो ये दोनों बातें समझ में आ गई, ठीक है ना? एक हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, एक हो गई रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर बना सकते हैं, सेट बिल्डर से रोस्टर बना सकते हैं. दो अभी तक हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा. पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर. अब हम बात करते हैं तीसरे की. थर्ड वन विच इज इंटीजर्स. इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा Z से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से. अब जरा देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं. द नंबर विच आर होल इन इटसेल्फ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. द नंबर, देखिए होल नंबर में नेगेटिव वाली बात नहीं हुई थी, नेचुरल नंबर में नेगेटिव वाली बात नहीं हुई थी. नेगेटिव नंबर तो हमने बनाए. आप कहेंगे सर हमने बनाए. हाँ जी सर हमने बनाए. कैसे बनाए? सर किसी से पैसा लेना है तो +5 और देना है तो -5. माने देने और लेने के लिए प्लस और माइनस का साइन बनाया गया है. देने और लेने के लिए भाई किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, these things are be denoted in mathematics by positive sign और negative sign. ठीक है ना? बात समझ में आ गई. तो इंटीजर्स की बात कर रहे हैं. इंटीजर्स का मतलब द नंबर विच आर होल इन इटसेल्फ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आर नोन एज इंटीजर्स. क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे. तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों से. फिर वही दो फॉर्म कौन कौन सी? एक तो सेट बिल्डर फॉर्म Z इक्वल्स टू
x such that x is a whole number which is either positive or negative, which is either positive or negative is known as integer. अब इसकी सर सेट बिल्डर फॉर्म तो हो गई, अब हम बात करेंगे इसकी रोस्टर फॉर्म के बारे में। तो z इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। ध्यान रखिएगा, जीरो एक होल नंबर तो है लेकिन ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। जीरो एक होल नंबर तो है लेकिन ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। जीरो प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन का मतलब प्लस वन भी ले सकते हैं माइनस वन भी ले सकते हैं। चाहूं तो मैं इसको अभी एक तरीके से और भी लिख के दिखाऊंगा आपको, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर, अप टू सो ऑन टू प्लस माइनस इनफाइनाइट। तो ये इसकी क्या हो गई सेट, ये इसकी क्या हो गई रोस्टर फॉर्म हो गई, और ऊपर वाली क्या हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। ये हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, और ये उसकी हो गई रोस्टर फॉर्म। बात समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है ना। तो एक हमने सेट बिल्डर फॉर्म दिखाई और उसकी ही हमने रोस्टर फॉर्म दिखाई। हम चाहें तो इसको एक तरीके से और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि z इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट अप टू सो ऑन टू माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, अप टू सो ऑन टू इंफिनिटी। तो ये क्या हो गया, ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर मैं इसी में आपसे कहूं z प्लस, माने मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव इंटीजर की, मैं किसकी बात करूंगा, पॉजिटिव इंटीजर की बात करूंगा। अगर मैं लिखूंगा z माइनस, मैं बात कर रहा हूं नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं आपसे, नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में। और सिर्फ लिखा हुआ z, इसका मतलब नेगेटिव भी लेना है और पॉजिटिव भी लेना है। बात समझ में आ गई। अगर पॉजिटिव इंटीजर का मतलब बात करूंगा तो कहां से स्टार्ट होगा, वन से। कहां से, वन से। वन, वन टू थ्री फोर अप टू सो ऑन टू। जैसे ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर का आपका सेट, जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा वन टू थ्री अप टू सो ऑन टू इंफिनिटी। ये पॉजिटिव इंटीजर का सेट हो गया। नेगेटिव इंटीजर की बात करूं तो नेगेटिव इंटीजर का सेट क्या होगा, ये होगा माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, अप टू सो ऑन टू माइनस इनफाइनाइट। ये हो गया नेगेटिव इंटीजर का सेट, और ये हो गया टोटल इंटीजर का सेट। तीनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ ली। पहला, नेचुरल नंबर, द नंबर्स व्हिच आर गिवन बाय द नेचर इटसेल्फ आर नोन एज नेचुरल नंबर। दूसरा, होल नंबर, द नंबर व्हिच आर होल इन इटसेल्फ इज नोन एज होल नंबर। तीसरा, इंटीजर्स, द नंबर which are whole in itself, either positive or negative, are known as whole number. It is represented by z. क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ के बारे में बात करते हैं, which is rational number, which is rational numbers. अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं सर, रेशनल, ध्यान से देखिए, अगर इसकी स्पेलिंग को देखिए ध्यान से तो निकल के आएगा वर्ड एक रेशो। क्या निकल के आएगा, रेशो। माने कोई भी चीज, कोई भी नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिसे आप रेशो की फॉर्म में लिख सकते हो। सर रेशो का मतलब जैसे 2:5 है, इसका मतलब क्या हुआ, 2/5। माने जिसे आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो वो एक रेशनल नंबर कहलाएगा। अब आप कहेंगे सर कैसे पता लगेगा, मैं कहूंगा अच्छा चलिए इसको छोड़ दीजिए, मैं आपसे कहूं 1.3 क्या एक रेशनल नंबर है। सर क्लास 9th का टॉपिक है, ये 10th का टॉपिक, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। 1.3 क्या एक रेशनल नंबर है, नहीं समझ में आया सर। मैं कह रहा हूं क्या 1.3 को आप एक रेशनल नंबर बोल सकते हैं। सर रेशनल नंबर का मतलब द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ रेशो। अगर मैं इसको लिखूं तो इसको लिख सकता हूं 1.3, माने पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 13/10, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, माने रेशो की फॉर्म है। तो यस 1.3 इज अ रेशनल नंबर। मैं कहूं 1.45 एक रेशनल नंबर है,
बिल्कुल है। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, फिर जितना कट रहा है वो काट दीजिए, 5 की टेबल से कट जाएगा, 2 जा 9 जा, और ये कितना हो जाएगा 20, माने इसका आ गया 29/20। ये भी एक पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अच्छा सर 5, क्या 5 एक रेशनल नंबर है? मैं कहूंगा बिल्कुल है। कैसे? 5 के अपॉन में 1 लिख सकता हूं, तो ये एक पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो गई, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अच्छा सर नेगेटिव चलेंगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे, -1/4, क्या ये एक रेशनल नंबर है? यस इट इज अ रेशनल नंबर। ये बात अलग है, ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। ये सारे क्या थे, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर थे, जैसे हमारा इंटीजर में था पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, बिल्कुल सेम वे में ये भी क्या हुआ, एक नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। तो सर ऐसे तो देखा जाए दुनिया के सारे नंबर रेशनल हुए? नहीं, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो रेशनल फॉर्म में नहीं हो सकते। जैसे जैसे मैं अगर बात करूं, इसको रब करता हूं, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैं अगर बात करूं आपसे √2 की वैल्यू, अब √2 की वैल्यू अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो √2 बराबर कितना होता है, 2√1.414, 1.4142 1356 ये वैल्यू होती है। और ये एंड नहीं है, ये ऐसे ही चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी तक। माने अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? सर हाँ लिख सकते हैं। अच्छा मैंने कहा बताओ, लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे आप? तो आप क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे और 1 के आगे 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, कितने जीरो लगाओगे आपको नहीं पता, इन्फिनिटी तो ना लिख दोगे ऐसे करके। तो ये नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। √2 कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, सो दैट्स व्हाई ये क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? इर्रेशनल। ठीक है ना, क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। अच्छा ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात? तो वो नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अच्छा हर जगह रूट का मतलब ये नहीं होगा कि वो एक इरेशनल नंबर है। कैसे? सर अगर मैं √4 की बात करूं तो इसकी वैल्यू तो 2 आती है, प्लस का 2 और माइनस का 2 दोनों आता है, क्योंकि +2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। क्या 2 को अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो √4 क्या है, एक रेशनल नंबर है, जबकि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √6 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √7 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √8 क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन √9 नो, इट इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि √9 क्या होता है, 3 के बराबर होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात? तो अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं तो रेशनल नंबर को किस तरीके से इसकी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म की बात करेंगे, आइए देखते हैं। रेशनल नंबर को सबसे पहली बात रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। जैसे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया किससे, डब्ल्यू से, और इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। वैसे ही अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से। तो सबसे पहले क्यू के बारे में लिखे, अगर सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट x is a number which can be written in form of p upon q, where q is never equals to 0। q कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। तो वो नंबर्स जो कि क्या हो, p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पे q की वैल्यू कभी 0 नहीं होती, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे दोस्तों, रेशनल नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स। और विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? अब ये रेशनल नंबर की बात करेंगे। अब सबसे पहले इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बताएं, सॉरी सेट बिल्डर कह रहा हूं,
इसकी रोस्टर फॉर्म बताएं। रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी? तो Q इक्वल्स टू क्या होगा? हाँ जी सर, कौन से नंबर्स आएंगे? सारे नंबर आएंगे। ऐसे कैसे हम इसकी रोस्टर फॉर्म बता दें? क्योंकि यहां पे रोस्टर फॉर्म लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा सर? अगर एक नंबर लाइन की बात करें, यहां 0 1, तो इनके बीच में जितने भी नंबर है क्या वो रेशनल होंगे? ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो हमेशा रेशनल नंबर को कभी भी ना आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसकी आप सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते, क्योंकि यहां पे लिखने का तरीका बहुत अलग होगा। अब आप कहेंगे √2 इज अ इरेशनल नंबर, √3 इज अ इरेशनल नंबर, √4 नो सर इट इज अ रेशनल नंबर। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 0 या 0.1 0.2 0.3, इस टाइप से ऐसे करके कहां तक लिखूंगा? कोई सीमा ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं। तो इसकी रोस्टर फॉर्म हम कभी भी नहीं लिखते। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं Q प्लस की, Q प्लस का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव रेशनल नंबर। Q प्लस का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। अगर मैं आपसे बात करूंगा Q माइनस की, तो इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव रेशनल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव रेशनल नंबर्स। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया ना? अच्छा, अब अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करूं, इरेशनल नंबर की बात करूं, इरेशनल नंबर्स, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई तो इंटीजर के लिए हो गया, चलो कोई बात नहीं। इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। अब आई का मतलब, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म x such that x is a number which cannot be written in form of p upon q, where q is not equals to 0। क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। बात समझ में आ गई? पॉजिटिव इरेशनल नंबर का मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, और नेगेटिव इरेशनल नंबर का मतलब नेगेटिव क्वांटिटी। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब इसके बाद बात करते हैं लास्ट वन, 6th, विच इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। रियल नंबर्स क्या होंगे सर? वो नंबर्स जो रियली एग्जिस्ट करते हो। अब आप कहेंगे सर दुनिया का हर नंबर रियल है? यस, दुनिया का हर नंबर रियल है भाई। वो नंबर जो प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, कॉपी पे लिख सकते हो, जिसके बारे में आप देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, मतलब सोच सकते हो कि हाँ भाई ये नंबर होगा। दीज आर नोन एज रियल नंबर। दुनिया का हर नंबर रियल है, लेकिन √-1, √-1, क्या अगर मैं आपसे इसके बारे में बात करता हूं, अगर मैं आपसे कहूं √4 बताइए तो कितना आएगा? +2 और -2। क्यों आता है? क्योंकि +2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। माने रिजल्ट ये आना चाहिए, ठीक है ना? क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे एक नेगेटिव नंबर आ जाए? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। दुनिया में ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे एक नेगेटिव नंबर आ जाए। मतलब इस नंबर को हम बोलते हैं दोस्तों इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। ये आपके कोर्स में भी है, इमेजिनरी नंबर, या जिसे हम बोलते हैं दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे बोला जाता है आयोटा। क्या बोला जाता है? आयोटा, और रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। आई का मतलब √-1, ठीक है ना? इसे बोला जाता है आयोटा, और आई का मतलब होता है √-1। ये एक इमेजिनरी नंबर है या फिर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक तो ये हो गया इमेजिनरी नंबर। दूसरा एक होता है बेटा ओमेगा। इसे बोलते हैं क्या? ओमेगा। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1,
एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बताइए ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा की वैल्यू 1। लेकिन ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। माने 1 प्लस 1 प्लस 1 कर रहे तो 3 आ रहा है। तो यहां पे ओमेगा क्या कहलाता है? ओमेगा का मतलब हो गया दोस्तों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या बोलते हैं इसे? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या बोलते हैं इसे? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये दो नंबर ऐसे हैं जो रियल नहीं है, इन्हें सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हैं, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। इन दो को छोड़कर दुनिया का हर नंबर रियल है। इन दो को छोड़कर दुनिया का हर नंबर क्या है? एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर के बारे में कहें, यहां लिख देंगे ऑल नंबर्स आर रियल एक्सेप्ट अंडर रूट ऑफ -1, माने आई लिख सकता हूं, एंड ओमेगा माने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इन दो को छोड़कर दुनिया का हर नंबर क्या है? एक रियल नंबर है। 1.1 is a real number, 1.2 is a real number, √2 is also a real number, √3 is also a real number, √5 is also a real number। सारे नंबर रियल है, सिर्फ आयोटा और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को छोड़कर। दोस्तों बात समझ में आ गई यहां तक? तो यहां पे आपका सेट्स का हमने एक बेसिक सा छोटी सी बात करी। सेट्स होता क्या है, सेट्स में जो नंबर सिस्टम है इनको कैसे करा जाता है। अब इनके क्वेश्चंस की बात हम लोग करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनके बेस्ड क्वेश्चन आपको कराऊंगा और इसके आगे के कॉन्सेप्ट को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो दोस्तों बेझिझक होकर आराम से इस वीडियो को देखिए और आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, सब कुछ। और आप मुझसे यही कहेंगे सर थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना? तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई डाउट आए तो मुझसे आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, the student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।